की क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कॉम, COM। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो सेंटर ऑफ मास के लिए बोला है कि द इमेजिनरी पॉइंट इन ए सिस्टम ऑफ मासेस और इन ए कंटिन्यूअस मास वेयर द होल मास इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास का पता करना है, तो इसका जहाँ पे हमको फोर्स लगाना क्या हो, आसान हो, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो कोई शेप ऐसा होता है जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर बोला है फॉर सिमेट्रिक बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल सेंटर पे। मान लो कि ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे। मान लो जैसे मैंने अभी समझाया यही रॉड है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके बीचों बीच। अब सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि बीचों बीच ही रहता है, सेंटर ऑफ मास आपका बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास में लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। फिर कहा है कि सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हेवियर मास, यानी मास जिधर ज्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे देख लो ये बॉडी है, इधर मास थोड़ा कम होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा? जिधर मास ज्यादा होगा, यानी ये बीचों बीच ना होकर थोड़ा सा इधर होगा, क्योंकि इधर वाला मास क्या है? ज्यादा है। इसको समझाने के लिए कि देखो ये मान लो रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास किधर है? अंदर की तरफ है। लेकिन मान लो कोई शेप ऐसा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, तो क्या ये बॉडी के इनसाइड है या आउटसाइड है? जाहिर सी बात है ये आउटसाइड में है, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड में भी हो सकता है और आउटसाइड में भी हो सकता है। और सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे? तो पहला है सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है, आप लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई और ये क्या है? जेड एक्सिस है। तो मान लो कि M1 मास है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 z1। ऐसे ही मान लो M2 मास है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और Rn मान लो कि डॉट डॉट करके Mn मास है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? Rn। तो अगर मैं जनरल केस में R सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? MIRI, यानी जो मास है उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी मास होंगे उसको ऐड कर देंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। समेशन का मतलब होता है प्लस साइन के साथ लिखना। तो R सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? अगर मैं I की जगह 1 और 1 रखता हूं तो M1 R1 प्लस अगर मैं 1 को 2 किया तो 2 R2 M3 R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही क्या हो जाएगा? Mn Rn। और सबके मास से डिवाइड करोगे तो Mi 1 रखोगे, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट क्या हो जाएगा? Mn हो जाएगा। लेकिन मान लो कि x सेंटर ऑफ मास बोल रहा है, तो x सेंटर ऑफ मास के लिए आप x कोऑर्डिनेट लोगे तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट डॉट Mn xn और नीचे क्या आ जाएगा? मास से डिवाइड कर देंगे, यानी M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट Mn। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो y1 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और z सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो z कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है जो कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आओगे तो ये आपका मास सिस्टम है। तो कितने टाइप का मास सिस्टम होता है? 2 टाइप का। पहला है आपका डिस्क्रीट मास सिस्टम और दूसरा है आपका कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूअस में भी 2 टाइप का आ जाएगा, एक हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्वेश्चन में जैसे बोलेगा, कहीं हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा कैसे आएगा। जैसे आ गया देखो, अगर सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम बोलेगा तो मान लो कि एक का मास M1 है और दूसरे का मास क्या है? M2 है। और इसका सेंटर ऑफ मास मान लो कि कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस टोटल दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? R दे रखा है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से M1 का डिस्टेंस R1 है और सेंटर ऑफ मास से M2 का डिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, नेट से ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए इसको याद रखोगे डायरेक्ट। यहाँ ये R1 कहेगा कि सेंटर ऑफ मास से ये पहला वाला मास कितने दूरी पे है, तो सीधे R1 का फॉर्मूला लगाओगे, दूसरे मास से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरे मास से, तो M2R और टोटल मास से डिवाइड कर दोगे M1 प्लस M2। ऐसे ही कहेगा कि दूसरा वाला जो मास है सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है, यानी R2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस बार दूसरा वाला मास लेना M1 और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? दोनों मास को ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा R2 कितना आया। अगर मैं R1 और R2 का रेशियो लूं तो डिवाइड करोगे तो पता चल रहा है कि M1 बाई M2 कटेगा, यानी यहाँ पर R1 बाई R2 का रेशियो क्या हो जाएगा? M2 बाई M1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए ये बात याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो होता है डिवाइड द
डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, यहाँ R1 है तो यहाँ N1 है, और यहाँ R2 है तो यहाँ N2 है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे और ये स्टेटमेंट याद रखोगे। अगर मान लो कि सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो आपको पता है ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस r है। मान लो कि ये पूरे बॉडी का मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं छोटे से बॉडी को यहाँ से निकालूंगा dm, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। तो अगर x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm का यूज करेंगे। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। z सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो ऐसे ही z dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग याद रखना लीनियर मास डेंसिटी यानी लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा क्या होगा, अगर मास को मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर सरफेस मास डेंसिटी बोलेगा तो मास को एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलेगा तो उस मास को मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो आपका लीनियर मास, सरफेस मास और वॉल्यूम मास डेंसिटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आगे कुछ ऐसे बॉडी हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको याद रखना होगा। अगर एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट याद रखोगे तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर ऐसे आप लोग याद कर लेना, CTHRSD, CTHRSD। अब C क्या है यहाँ पर, C का मतलब कोण है। तो ये आपका सॉलिड कोण है, तो सॉलिड कोण का डायग्राम नीचे बना होगा। तो सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास पूछेगा क्या होगा, तो याद रखिएगा 1/4h होता है। सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1/4h होता है। ऐसे ही T है, T का मतलब होता है ट्रायंगुलर लेमिना, या ट्रायंगुलर लेमिना को ही बोला जाता है हॉलो कोण। हॉलो कोण का मतलब बीच में स्पेस रहेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो याद रखिएगा h/3 होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, h/3। तो सॉलिड कोण का h/4, हॉलो कोण का h/3। ऐसे ही अगर हॉलो हेमीस्फीयर आएगा, h का मतलब हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर में रेडियस आ जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या याद रखोगे कि r/2 होता है। हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, r/2। ऐसे ही अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कुलर रिंग में रेडियस r होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 2r/π या 2/πr। ये आपको याद रखना होगा। सॉलिड हेमीस्फीयर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास 3/8 इंटू r होगा, और सेमी सर्कुलर डिस्क होगा तो 4/3π इंटू r होगा। ये आप 6 डायग्राम का सेंटर ऑफ मास याद रखोगे एग्जाम के लिए। ठीक है, वही चीज समझाया गया था जो यहाँ पर है आपका h/3। तो अगर ट्रायंगुलर लेमिना होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास पूरा, अगर हाइट h दिया है तो उसको उसके हाइट को 3 से डिवाइड कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मान लो बोलेगा कि ट्रायंगुलर लेमिना है, इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 12/3। यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, 4 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। कहाँ से, अब एबव दी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, इसके बाद आओगे तो सर्कुलर आर्क है और दूसरा है सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट। तो अगर सर्कुलर आर्क रहेगा तो आर्क यानी ये थीटा है, तो इसका x सेंटर ऑफ मास बोलेगा कि कहाँ होगा। तो x सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, r sin थीटा अपॉन में थीटा। क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया रहेगा इस सर्कुलर आर्क का और एंगल भी दिया रहेगा, बस फॉर्मूला में पुट करोगे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, प्लेट रहेगा तो इसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, आर्क रहेगा तो इसके बीच में स्पेस रहेगा। तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए एंगल 2 थीटा दिया है, तो इस केस में x सेंटर ऑफ मास में याद रखोगे ये r sin थीटा होता है, और यहाँ पर 2r sin θ/3 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो की प्रॉब्लम कभी कभी क्या करता है, ऐसा डायग्राम दे देगा और कहेगा कि इसके बीच में से मैंने क्या किया, इस पार्ट को कट करके निकाल दिया। तो कट करके निकाला तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी है, अभी मैं करवाऊंगा और नीट में एक बार पूछ भी रखा है, तो ध्यान से समझोगे। ये मान लो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो अगर यहाँ से कट करेंगे तो देखो ये अगर टोटल रेडियस कैपिटल R है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो जो पार्ट मैं काट के निकाल रहा हूँ उसका रेडियस पता चल गया कितना है, r/2 है। तो अगर ओरिजिनल डिस्क का मास मान लो कि मैं m मान रहा हूँ, तो πr² का मास कितना है, m है।
पाई आर स्क्वायर का मास कितना है m। तो अगर कभी भी एक का निकालोगे तो एक के लिए क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो m को हम पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर इसका जो मास निकाल रहे हैं वो मास कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। रेडियस की जगह r बाई 2 रखोगे तो r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 का मास कितना हो जाएगा, यानी इसमें क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई आर स्क्वायर 4 से, तो इसका मास कितना हो जाएगा m बाई 4। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर कैविटी ऑफ एरिया देखो वो निकाल के आया है पाई आर स्क्वायर बाई 4, मैंने डायरेक्ट बता दिया था पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो अगर यहाँ पर सिस्टम में यहाँ लागू करोगे तो देखो मास जो यहाँ पर है यानी ये 0 है, तो ओरिजिन का मतलब ये 0,0 है। मास को यहाँ से काट के निकाले हैं तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, यानी इसका मास आ गया -m बाई 4। ओरिजिन से जाओगे तो इसमें x एक्सिस नहीं है, तो x एक्सिस की वैल्यू 0, r कितना है r बाई 2, इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना हो गया r बाई 2। तो यहाँ पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, तो इसलिए y सेंटर ऑफ मास निकालोगे, तभी बताया था y सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ y1 और यहाँ y2 रखोगे, तो m1 y1 प्लस m2 y2। y1 की वैल्यू कितना है 0, y1 की वैल्यू कितना है 0, तो मैंने 0 रख दिया, -m बाई 4 r बाई 2। दोनों मास को ऐड करो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पे आएगा, -r बाई 6 पे आएगा। इसके बाद आगे आओगे तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जैसे r सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, r1 की जगह v1 और v2 को रख देना है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो वेलोसिटी की जगह a1 और a2 रख देना है, तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अगर मान लो इस टाइप का प्रॉब्लम है तो ये यहाँ मास इसका m2 है और इसका मास m1 है, m2 को मैंने क्या लिया है ग्रेटर देन, तो जाहिर सी बात है ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगा और ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये a एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है। तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बताया था एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दोनों मास का डिफरेंस अपन में दोनों को प्लस कर दो, g से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन निकाल दिया तो a सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 और यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो यहाँ पर m1 a रखा, a क्यों रखा, क्योंकि a ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन मैंने पॉजिटिव ले लिया, प्लस m2 ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन दोनों का अपोजिट है इसलिए माइनस ले लिया और नीचे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो a कॉमन लेने से क्या बन जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इस a की वैल्यू यहाँ चिपका दो, तो यहाँ चिपकाओगे तो चिपकने से एडजस्ट करोगे तो m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g आएगा। तो इस टाइप का अगर सिस्टम दे के आपसे सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और g की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस टाइप के बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे है आपका कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे COLM, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो देखो जब भी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बोलेगा तो F बराबर क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp बाई dt सिस्टम का। तो यहाँ पर जब भी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बोलेगा तो F एक्सटर्नल को हमेशा 0 रखना और बोलना कि जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वो क्या, टोटल मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो याद रखना इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। ये आपको याद रखना है कब, जब आपको बोलेगा कि F एक्सटर्नल क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पर देखो पहला सिस्टम आया है मेरे पास गन एंड बुलेट प्रॉब्लम। तो गन एंड बुलेट प्रॉब्लम में समझो यहाँ पर है क्या, मान लो ये आपके पास गन है तो गन का मास मैंने क्या ले लिया कि m है, अब इसमें गन है तो इसमें बुलेट भी होगा, तो मान लो कि ये वाला पार्ट क्या है बुलेट है, तो बुलेट का मास मैंने क्या बोल दिया कि स्मॉल m है। अब देखो जब बुलेट को तुम छोड़ोगे गन चलाओगे तो गन से बुलेट निकलेगी और बुलेट निकलेगी तो बंदूक भी पीछे की तरफ वेलोसिटी से आएगा, मतलब थोड़ा सा झटका देता है ऐसे। तो मान लो कि जो गन का वेलोसिटी है वो vg है और जो बुलेट का वेलोसिटी है वो क्या है vb है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे
तो एफ एक्सटर्नल 0 रखना होगा, यानी टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब बंदूक को मैं ऐसे रखा हूं, यानी उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी वाला टर्म आया नहीं, तो यानी शुरू का मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। बाद के मोमेंटम पे जाओगे तो बाद में बुलेट चला रहा हूं, तो बुलेट चलाने से बुलेट के पास स्पीड क्या आ गया, वी, और बंदूक के पास वेलोसिटी क्या आ गया, वी। तो यहाँ पर स्मॉल मास यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है कि जो गन का वेलोसिटी है वो बताओ क्या होगा। तो गन के वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या आ गया, -mv/m। क्वेश्चन में बुलेट का मास दिया होगा, गन का मास दिया होगा, बोलेगा कि बुलेट का स्पीड इतने मतलब 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो बताओ कि बंदूक कितने स्पीड से पीछे की तरफ आएगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला माइंड में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर गन एंड बुलेट प्रॉब्लम बना दिया पेपर में तो बस इतनी ही सी बात आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे आएगा। कभी कभी बम एक्सप्लोजन का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बम एक्सप्लोजन में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मान लो ये बम है, इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं, तो 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो पहला मास मान लो इस तरफ जा रहा है, तो उसका मास m1 है और उसका वेलोसिटी क्या है, v1। दूसरा मास टूट के इधर की तरफ जा रहा है, मान लो उसका मास m2 है और वो v2 वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, तो शुरू में तो बम स्थिर है तो यानी इनिशियल में 0 है, फाइनल लगाओगे तो m1 मास है, वेलोसिटी v1 है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 लगा दोगे और यहाँ से चारों टर्म में से 3 टर्म दिया रहेगा, जो एक टर्म पूछेगा उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, निकाल लोगे। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम। ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम में 2 केसेस बनेगा, तो मैं समझा दे रहा हूँ, सिर्फ माइंड में रखना, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मान लो कि एक ब्लॉक है जो कि हैंग कर रहा है एक धागे से, है ना, और यहाँ पर मान लो उसी बंदूक से मैंने ये बुलेट लगाया है, तो जैसे ये बुलेट गया इस ब्लॉक में क्या हुआ, चिपक गया। चिपकने के साथ ये दोनों एक साथ, जैसे ये मारा इसको तो चिपकने के साथ जाहिर सी बात है ये रस्सी से लटका हुआ है, तो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ आया और ये क्या है, इसी में कंबाइंड हो गया ये बुलेट। तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, मान लो कि बुलेट का मास m है, शुरू का वेलोसिटी u था, इसका मास m है, तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा, बुलेट इसके अंदर चला गया तो m + m, और मान लो कि इतने हाइट h तक ये उठा हुआ है, तो इसमें वो क्या क्या पूछ सकता है, वही चीज पहला केस दे रखा है, व्हेन बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, मतलब बुलेट ब्लॉक के अंदर ही रह गया, तब क्या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखोगे, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा बुलेट का मास इनटू बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी और टोटल मास को ऐड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ जाएगा। अगर फाइनल वेलोसिटी पूछेगा तो √2gh लगा दोगे। आप लोग जानते हो कि यहाँ से नीचे आने में जो वेलोसिटी लगाते हैं वही 2gh वाला फॉर्मूला याद रखोगे। अगर स्पीड ऑफ बुलेट यानी शुरू का वेलोसिटी उसका u पूछेगा तो m + m √2gh अपॉन में m याद रखोगे। अगर मैक्सिमम हाइट यानी ये वाला हाइट कि बुलेट को मारे तो उसके साथ एम्बेडेड हो गया और ये कितने हाइट तक ले जाएगा, यानी इस हाइट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट गेन बाय ब्लॉक h बराबर फॉर्मूला याद रखोगे v² अपॉन में 2g। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पर डाल दिया, तो v की वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा m² u² अपॉन में 2g m + m का होल स्क्वायर। तो आप सिर्फ ये याद रखो और वेलोसिटी याद रखो कि mu अपॉन में m + m होता है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब पूछेगा कि ये वाला थीटा कितना है, कितने एंगल पे गया, तो cos इनवर्स 1 - h अपॉन में l, इसका लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितने हाइट तक गया आप निकाल लिए, तो थीटा भी वहां से आ सकता है। जब भी याद रखना कि जब भी बॉडी जो है अगर चिपक के साथ चलने स्टार्ट कर देगा तो उस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। अभी आएगा कोलिजन वाला भी पार्ट इसमें रखा हूं, तो याद रखना जब भी बॉडी चिपक के एक साथ चलने लगे तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो वही बोला है कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या है, एग्जांपल है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इफ दूसरा केस है इसमें कि इफ बुलेट इमर्ज आउट ऑफ द ब्लॉक, मान लो कि बुलेट के पास इतनी ताकत थी कि जो ब्लॉक था उस ब्लॉक को क्या किया, आर पार करके निकल गया। जैसे देखो यहाँ बुलेट है और ये बुलेट क्या किया, उस ब्लॉक को आर पार करके मतलब सीधे निकल गया, इसको ऊपर की तरफ उठाया ही नहीं। तो उस केस में बुलेट का मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u है, बुलेट ने ऐसे धक्का मार के निकला, तो मान लो कि मास तो m रहेगा और फाइनल वेलोसिटी उसके पास क्या आ गया, v1। ये h हाइट तक उठ रहा है जिसका वेलोसिटी v2 है, तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियल में इसके पास मास m है और वेलोसिटी क्या है, u, तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, mu। शुरू में ब्लॉक क्या है, स्थिर है, ब्लॉक के पास
पास कोई मास नहीं है, तो मास नहीं है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो mu प्लस जीरो बराबर, अब क्या हुआ, बुलेट के फाइनल मास की तरफ चलेंगे, फाइनल मोमेंटम की तरफ। तो इसका मास m है और इसका वेलोसिटी v1 है, तो बुलेट का मोमेंटम क्या आ गया, mv1 प्लस इसका मास m था, इसका वेलोसिटी v2 है, तो इसका मास, इसका मोमेंटम क्या आ गया, mv2। यहां से सॉल्व करके निकालोगे तो v2 कितना आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। एक ये भी माइंड में रखना कि मैन एंड प्लैंक सिस्टम देगा तो उस केस में ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में जैसे ये इस पे पैर रखेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ आएगा। तो ये x डिस्टेंस यानी ये ब्लॉक कितना पीछे जा रहा है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, ml अपॉन में m प्लस m। m क्या है आपका, m आपका दे रखा होगा मास ऑफ मैन, और ये m क्या है, मास ऑफ जो भी सिस्टम यहाँ पर दिया होगा वो लेंथ। लेंथ आपको दिया रहेगा कि इसका लेंथ कितना है, बस वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना चीज पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे कोलिजन पे। तो कोलिजन से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, देखो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन रोटेशन का ही पार्ट है, तो अगर मान लो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से एक एक क्वेश्चन बना दिया तो रोटेशन का यही 2 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो रोटेशन चैप्टर है वो अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 टॉपिक अच्छे से मजबूत कर लेना, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, क्योंकि रोटेशन बहुत ही खतरनाक चैप्टर है जो कि मैं कल लेकर आऊंगा। लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा चीज बता दूं जहां से क्वेश्चन है तो आप छोड़ कर ना आओ, लेकिन ये तो पूरा कवर करके जाना। कोलिजन क्या होता है, तो देखो कोलिजन होता है हेड एंड कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। तो मान लो 2 मास है, m1 मास है और m2 मास है। पहले इसका वेलोसिटी u1 था और दूसरा वेलोसिटी क्या है, u2। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक केस लिया कि u1 का वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, तो अगर ये चल रहा है ये भी चल रहा है तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारेगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा, यानी दोनों पास में आया तो पास में आने के बाद एक क्या होगा, टकराने के बाद फिर से ये भागेगा ऐसे। तो मान लो टकराने के बाद यानी आफ्टर जब टकराया तो उसके पास मास तो m1 ही रहेगा और मास m2। टकराने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो यही क्या होता है, हेड एंड कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। इसमें एक टर्म आता है ई को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई कोई पूछेगा क्या होता है, तो ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी टकराने के बाद ये सेपरेट कैसे हो रहे हैं, तो सेपरेट होंगे तो v2 माइनस v1 कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब ही क्या है, v2 माइनस v1। अगर कहेगा उसके बाद क्या होता है रेशियो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब दोनों एक साथ मिल रहे उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, तो u1 माइनस u2। यानी ई का फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है। ई की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी ई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से कम नहीं होगा, और ई की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद कोलिजन का टाइप होता है, तो 3 टाइप का कोलिजन होता है। पहला होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल मैंने ऊपर बुलेट और ब्लॉक वाले में बता दिया था। जब दोनों एक साथ चलने लगे उसी को मैं क्या बोलूंगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलूंगा। तो इसमें याद क्या रखना है, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होगी, 1। जाहिर सी बात है जब ई की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ 1 रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये भी याद रखना है। याद रखना कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब किसी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन कहेगा तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो ई की वैल्यू होती है, ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0.1 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, समझ जाना। यानी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा इन इलास्टिक कोलिजन में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। अब E की जो भी वैल्यू दिया होगा यहाँ पर रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद मोमेंटम ऑफ सिस्टम इसमें कंजर्व रहता है, लेकिन याद रखना इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व रहता है। तो कोई पूछेगा कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है, तो इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ये जो मैं चिल्ला रहा हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ई की वैल्यू 0 होता है। ई की वैल्यू 0 होगा तो अगर यहाँ पर 0 रखोगे ई की वैल्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0। इसमें भी क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व रहेगा। यानी आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसमें कंजर्व रह रहा है, तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में रह रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला आप हमेशा याद रखना। अगर मान लो कि दो बॉडी है, बॉडी टकराने के बाद कहेगा कि v1 स्पीड कितना होगा, तो m1 माइनस ई m2, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस ई m2 m1 प्लस m2 u2। मैं क्लास में जब पढ़ाया होगा तो यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए मैं ई की वैल्यू 1 रख दिया होगा। तो ई की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि ई 1 हो गया। जैसे ही यहाँ ई 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u2। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अगर कंडीशन बोलेगा कि इलास्टिक है तो ई की जगह 1 रख देना। अगर कंडीशन बोलेगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई की जगह क्या रख दोगे, 0। अगर बोलेगा कि इन इलास्टिक है तो उसमें ई की वैल्यू दिया रहेगा, उसको रख के सॉल्व कर लेना। तो ये आपका v1 और v2 का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं कि कोलिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो यही दोनों फॉर्मूले हैं। उसके बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e का होल स्क्वायर। अब देखो e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो इलास्टिक कोलिजन में e की जगह क्या रखोगे, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये 0 सबको हीरो बना देगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यानी इसलिए बोला जाता है कि इलास्टिक कोलिजन में किसी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर यही पे तुम क्या करोगे, अगर रखोगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो ई की वैल्यू 0 रखोगे, यानी कुछ ना कुछ लॉस आएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर ई बराबर 0 है, तो अगर ये ई बराबर 0 मतलब वही चीज समझाया हूँ, ई बराबर 1 नो लॉस, ई बराबर 0 मैक्सिमम लॉस, जो उस समय से मैं बोलते आ रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आपका स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या याद रखोगे, केस नंबर 1 है कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो कोलिजन इलास्टिक है तो बार बार बोलते आ रहा हूँ ई की वैल्यू 1 होगा। अब केस क्या है, एंड मासेस आर इक्वल। अब दोनों बॉडी का मास मैंने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, यानी m1 बराबर क्या है, m2। देन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी गेट एक्सचेंज, मतलब पहले वाला का वेलोसिटी दूसरा वाला ले लेगा और दूसरे वाला का वेलोसिटी पहले वाला ले लेगा। जैसे यहाँ पर समझो, मान लो कि यहाँ पर बॉडी m है, दोनों का मास सेम है। ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये पहले की बात है। लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा, इसके पास 2 मीटर था तो इसके पास 1 मीटर हो जाएगा, और इसके पास 1 मीटर था तो इसके पास 2 मीटर हो जाएगा। कंडीशन क्या है, दोनों का मास बराबर होना चाहिए और कोलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। दूसरा केस है आपका बी। दूसरा केस है आपका, मान लो कि पहले वाला का मास बहुत ज्यादा है छोटे वाले मास से। जस्ट लाइक मान लो कि ये आपका ट्रक है और ये आपका साइकिल है, तो ट्रक का मास साइकिल से मास से ज्यादा होगा। तो ट्रक, ये मान लो कि ट्रक है और ये क्या है, साइकिल। तो इस केस में ये वाला मास क्या है, रेस्ट पे है, और ये वाला मास भी वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये पहले की कहानी है। अब क्या हुआ, ये वाला टकराया, ये रेस्ट पे है, ये टकराया। तो टकराने के बाद क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था उसी वेलोसिटी से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था और ट्रक स्थिर था, तो कहेगा कि बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बस डायरेक्शन पलट जाएगा। ये आपको याद रखना है। नंबर सी पे आते हैं, सी वाला कंडीशन है। अब क्या है, वही कंडीशन है, एम ज्यादा है, एम से इस बार मैंने छोटे वाले मास को रेस्ट पे रखा है और ये ट्रक जा रहा है वी वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जैसे ये वी वेलोसिटी से गया, इसको धक्का मारेगा, तो ये तो वी से जा रहा था, अब इसका स्पीड ना इसका दुगना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि मान लो इसका मास बहुत ज्यादा है और इसके पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जब ये धक्का मारेगा इसको, अगर ये रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा बताओ, 10 मीटर पर सेकंड। बस वेलोसिटी को क्या करना है, दुगना कर देना है। ठीक है। तो ये आफ्टर कोलिजन का केस था। एक केस आता है, इससे कभी नीट में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, समझ लो। बाउंसिंग ऑफ बॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बॉल है, बॉल को मैं ऐसे छोड़ूंगा तो आप लोग देखते होगे बॉल क्या होता है, पहले टप्पा खाया,
फिर टप्पा खाया, फिर टप्पा खाया, टप्पा खाया, टप्पा खाया, ऐसे करते करते क्या होता है, वो रुक जाता है ना। जैसे ऐसे टप्पा खाया, फिर हाइट पे आया, फिर टप्पा खाया, हाइट पे आया। तो आप लोग जानते हो कि पहली बार जब ये टप्पा खाएगा तो इसका हाइट h है, तो दूसरी बार इसका हाइट कम होगा, तीसरी बार और हाइट कम होगा, लास्ट में जाके क्या होगा, बॉल स्थिर हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है बाउंसिंग बॉल केस। तो बाउंसिंग बॉल केस में यहां पर समझो, पहला केस 1 2 3 4, ये n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो वेलोसिटी आफ्टर एन नेट कोलिजन का मतलब थर्ड कोलिजन बोल देगा, फोर्थ कोलिजन बोल देगा, तो वही n की वैल्यू होगी। तो मैं एक एग्जांपल 5 का लेकर चल रहा हूं। मान लो बोलेगा फिफ्थ कोलिजन, तो कुछ नहीं करना है, v5 इक्वल टू a की जगह पावर 5 दे देना है, और जो बॉल का वेलोसिटी दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका v5 आ जाएगा। ऐसे ही हाईएस्ट आफ्टर एन नेट कोलिजन, हाइट कितना हाईएस्ट होगा, तो अगर 5 पे बोला है तो यहाँ 5 रख देना, और n की जगह 5 रख देना, जितना हाइट बोला है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड अंडर रूट 2h अपॉन में g इंटू e की पावर n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी, 1 प्लस e 1 माइनस e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो h अंडर रूट 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आज तो बहुत टाइम ले लिया कॉन्सेप्ट में ही। ऑब्लिक कोलिजन में क्या याद रखोगे, ऑब्लिक कोलिजन में एंगल पे आएगा, तो एंगल पे आएगा तो बस ये याद रखना, यहाँ दो कंपोनेंट बन जाता है, ux का मतलब u sin थीटा और uy का मतलब u cos थीटा। तो यहाँ पर आप ये ux हमेशा याद रखना, u sin थीटा क्यों बोला हूँ, क्योंकि देखो थीटा इस बार इसके साथ बन रहा है, तो इसलिए cos थीटा uy के साथ आया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, u sin थीटा i कैप प्लस u cos थीटा j कैप। tan फाई निकालोगे तो tan फाई हो जाएगा u sin थीटा अपॉन में u cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा की जगह tan थीटा रख दिया है, u कट गया तो tan थीटा अपॉन में u आ गया। तो ये ऑब्लिक कोलिजन